नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एएलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्त इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से टॉप क्वेश्चन। जी दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, जो लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं उन्हीं के लिए ये है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में बहुत सारे टॉपिक है, तो उन सभी टॉपिकों से दोस्त टॉप क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। और वो सभी टॉप क्वेश्चन ये चीजें जान लीजिए कि एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो दोस्त बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, उससे रिलेटेड जो भी होगा वो चीजें आपको बता देंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में दोस्त जितने भी टॉप क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आए हैं उसको देखते चलते हैं। जो लोग नए हैं होंगे दोस्त, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या कर लेते हैं कि देखते चलते हैं। आप देख लीजिए, जिन लोगों का पीडीएफ अगर लेना होगा इसका, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के ज्वाइन हो जाएगा, वहीं पे आपको सारा पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल इसमें जितने भी टॉप क्वेश्चन है उसको देखते चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। देख लीजिए, इसमें पहला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है। क्या दे दिया है ये पहला क्वेश्चन कि इंडक्शन मोटर में यदि एयर गैप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर में अगर मान लीजिए कि एयर का गैप जो होता है अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, ये चीजें जानना है। ऑप्शन आपके पास में है, आराम से बता सकते हैं कि क्या होगा अगर इंडक्शन मोटर में एयर गैप बढ़ जाएगा तो। देखिए, अगर इंडक्शन मोटर में एयर गैप बढ़ जाता है तो दोस्त होगा क्या, ये चीजें जान लीजिए। पहली चीज ये जान लीजिए कि पावर फैक्टर जो होता है वो कम हो जाएगा, ये होगा। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि चुंबकत्व का धारा जो होगा ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हो सकता है। ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये कॉपर लॉसेज नहीं होगा, क्योंकि एडी करंट की बातें नहीं ना है। एडी करंट उत्पन्न होती है तब उसके बाद जो है कॉपर लॉसेज, मैकेनिकल लॉसेज, आयरन लॉसेज, ये सब होना शुरू होता है। लेकिन यहाँ एयर गैप की बातें कर रहा है, दिखा देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका इंडक्शन मोटर है। ठीक है, इस इंडक्शन मोटर में कहता है कि अगर एयर गैप बढ़ जाए, ये जो आप देख रहे हैं ये एयर गैप होता है। ठीक है, ये जो एयर गैप होता है ये चीज जान लीजिए। इसी एयर गैप को अगर मान लीजिए कि अगर बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा और ज्यादा कर दिया जाए, तो वही आपकी जो है संभावना हो सकती थी इसमें कि आपका ये चुंबकत्व का जो होगा ये धारा बढ़ जाएगा और पावर फैक्टर का मान कम जाएगा। ये चीजें जान लीजिए, इसमें होगा, ये भी चीजें होगा। तीसरी ये चीजें हैं कि मान लीजिए इसमें अगर बढ़ जाएगा तो इसकी स्पीड जो होती है वो स्पीड कम जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा अगर एयर गैप बढ़ता है तो। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क का मान भी क्या हो जाएगा कि लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएगा। ये और चीजें क्या होगा कि ये जो होगा मोटर जो होगा वो आपका क्या होगा कि हीट होना शुरू हो जाएगा। इंडक्शन मोटर जो होगा सो मोटर हीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें सब होता है अगर इस इंडक्शन मोटर के बीच में एयर गैप की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक डायोड जो होता है, डायोड आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे, डायोड की बातें कर रहा है। तो डायोड की तुलना जो होता है वो किससे की जाती है, इस ऑप्शन में दिया हुआ है। इसमें आपको बता देना है कि एक डायोड की तुलना किससे कर सकते हैं। क्या रिले से करते हैं, तो रिले में क्या होता है कि एनओ एनसी जो है कॉन्टेक्ट होता है। क्या होता है, एनओ और एनसी कॉन्टेक्ट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि नॉर्मल ओपन, नॉर्मली ओपन कहते हैं इसे। ठीक है, ये नॉर्मली ओपन, इसका मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली क्लोज। तो ये क्या, ये डायोड में नॉर्मली एनओएनसी पाया जाता है तो नहीं पाया जाता है, तो ये तो होगा नहीं, रिले तो आपका होगा नहीं। दूसरी नंबर जान लीजिए कि ये फ्यूज क्या करता है कि सेफ्टी के पर्पज से लगाया जाता है। किसके, सेफ्टी के पर्पज से लगाया जाता है। तो क्या डायोड भी सेफ्टी के पर्पज से लगाया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। ये इसका जो है क्या होता है कि ज्यादा अगर वोल्टेज बढ़ता है या घटता है तो ये क्या होता है कि ब्रेक हो जाता है अपने से, धारा को क्या होता है, करंट को या वोल्टेज को प्रभावित नहीं होने देता है, जिससे लगे इक्विपमेंट जो होते हैं वो बच जाते हैं। तो इसके लिए तो किया ही नहीं जाता है। दूसरी चीज दे दिया है स्विच और दे दिया है कॉइल। कॉइल पे तो जाएगा नहीं, आपका ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा कि एक डायोड जो होगा वो स्विच की तरह काम करेगा। कैसे करेगा थोड़ा सा ये भी हम आपको बताते चलते हैं कि मान लीजिए कि एक डायोड है, जैसे कि मान लीजिए कि एक ये डायोड हो गया आपका। ठीक है, ये डायोड हो गया, ये कैथोड हो गया। ठीक है, और ये एनोड हो गया। तो डायोड करता क्या है, एक ही डायरेक्शन में क्या करता है कि धारा को प्रवाहित होने देता है। एक ही यूनिडायरेक्शनल होता है ये चीज जान लीजिए, एक ही दिशा में चलता है। ये एक ही दिशा में डायोड का चलना होता है, दो दिशा में काम नहीं करता है। स्विच जो होता है, मान लीजिए कि एक प्लग है, ये स्विच है। ठीक है, ये स्विच है, तो स्विच यहाँ पे क्या करता है कि ये ऑन ऑफ रहता है, ये ऑन ऑफ रहता है। ठीक है, अगर आप ऑन करते हैं तो धारा क्या होगा कि आगे जाएगा,
धारा आगे जाएगा, लेकिन ऑफ कर दीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि रिवर्स में चल जाएगा, नहीं ना जाएगा। तो ये भी एक ही दिशा में जो है स्विच क्या करता है कि भगाने का मतलब कि करंट को प्रवाहित करने का काम करता है, जैसे कि यह डायोड करता है। डायोड में धारा दीजिएगा तो एक ही डायरेक्शन में भेजने का काम करेगा। उसी तरह से स्विच भी होता है, स्विच को जैसे ऑन कीजिएगा आगे जो है धारा को प्रवाहित करने का काम करेगा, ऑफ कीजिएगा कनेक्शन इसका कट जाता है तो धारा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये एक स्विच की तरह काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये डायोड हो गया, ठीक है, ये आपका डायोड है। इस डायोड में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। एक ही डायरेक्शन में क्या होता है कि करंट जो है प्रवाहित होते चला जाता है, ठीक है। ये आपका एक ही डायरेक्शन में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे आप कैथोड एनोड आराम से पहचान सकते हैं कि जिधर जो डंटा रहता है उधर देख लीजिएगा तो ये कैथोड रहता है, माइनस का चीज रहता है, आराम से पहचान सकते हैं इसको। और जिधर ये डंटा लंबा वाला लकीर नहीं रहता है उसको एनोड कहते हैं, आराम से इसको पहचान सकते हैं अगर डायोड आपको दे दिया जाए। क्योंकि स्किल जब टेस्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए कि DRDO जाते हैं, इसरो जाते हैं, इस समय अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको जो है एग्जाम निकलने के बाद स्किल टेस्ट होता है। तो स्किल टेस्ट में क्या होता है कि आपको जो है, चलो जो आपके ट्रेड है उससे जो है टेस्ट लिया जाता है, तो उसमें आपको क्या होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए, इक्विपमेंट का जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और एक चीजें दे देगा, चलो ठीक है ट्रांसफार्मर दे दिया, आपको जो है बनाने के लिए इक्विपमेंट सारे उपलब्ध करा देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये पता होना चाहिए कि डायोड किधर है, किधर हम कैथोड मानेंगे, किधर एनोड मानेंगे, क्योंकि लिखा हुआ नहीं रहेगा ये, ठीक है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा चीजें। अगर इस तरह का है, क्योंकि ये तो आपका सिंबल हो गया, इस तरह का रहता है तो ये इस लकीर, ये जो होता है व्हाइट वाले पट्टी, उस व्हाइट वाले पट्टी से आप पहचान सकते हैं कि इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, ठीक है। ये स्विच की तरह काम करता है, क्योंकि स्विच से क्या होता है कि करंट इधर प्रवाहित होता है। जैसे स्विच को ऑन करते हैं, जैसे स्विच को ऑन करते हैं वैसे क्या होता है कि ये धारा ऊपर जाता है और बल्ब क्या होता है कि जलना शुरू कर देता है, बल्ब लाइट करना शुरू कर देता है। जैसे ही ऑफ करेंगे वैसे क्या होगा कि रिवर्स डायरेक्शन में नहीं देता है, करंट नहीं देगा रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये भी यूनि डायरेक्शन में क्या करता है कि जो है करंट को भगाने का काम करता है, आगे भेजने का काम करता है। जिस तरह से डायोड होता है, डायोड भी आगे भेजने का काम करता है, ये फॉरवर्डेड करता है। क्या करता है, फॉरवर्डेड। तो उसी तरह से क्या होता है कि ये भी फॉरवर्डेड करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एक डायोड जो होता है एक स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, गलत स्टेटमेंट आपको चुनना है इसमें से कि कौन है कौन नहीं है। पहली नंबर देख लीजिए, पहला नंबर दे दिया है कि बैरियर पोटेंशियल जो होता है, यानी सिलिकॉन डायोड जो होता है उसका जो है ये 0.7 जो है दे दिया है कि वोल्ट होता है, तो ये सही है। उसी के मतलब 1 से कम होता है, 0.6 से 7 के आसपास में ही होता है, तो वो सही है, ठीक है। दूसरी नंबर दे दिया है कि आपको जो है बैरियर जो है पोटेंशियल जर्मेनियम जो डायोड होता है 0.3 होता है, ये भी सही है। 2 से ऊपर और जो है 2 और 4 से नीचे रहता है, ये सही दिया हुआ है। इसमें फॉरबिडन जो है एनर्जी दे दिया था, फॉरबिडन एनर्जी जो होता है सिलिकॉन का वो 1 से ज्यादा होता है, 1 से बड़ा होता है, ये चीज जान लीजिए। तो ये सही दे दिया है। अब ये चीजें जान लीजिए कि ये आपका गलत दे दिया है ऑप्शन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि फॉरबिडन एनर्जी जो होता है जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम की बातें करता है, तो ये दे दिया है आपको कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है, जबकि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता नहीं है। कितना होता है इसको जान लीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता है, बल्कि ये होता है कितना 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये गलत दे दिया है, ये नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एनर्जी गैप होता है ये, जब आप पढ़िएगा बैंड उसमें, ठीक है, जो कंडक्टर नॉन कंडक्टर सेमीकंडक्टर पढ़िएगा उसमें आपको पता चलेगा। तो ये चीजें होता है, इसी में आपको हम बता देते हैं कि कंडक्टर होता है, इसमें क्या होता है कि गैप होता ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि एनर्जी का गैप नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि 0 होता है ये, ठीक है। लेकिन अगर चल जाइए सेमीकंडक्टर में जाइएगा तो लगभग जो है ये लगभग जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बराबर, या इसको जैसे कि इसमें जर्मेनियम दे दिया है, ठीक है, जर्मेनियम का क्या बता दिया है कि 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो ये सही है। एक वो दे दिया था, ज्यादा दे दिया था, कितना दे दिया था, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया था, जो गलत है। ये इंसुलेटर के लिए होता है, किसके लिए, इंसुलेटर के लिए होता है। जबकि जर्मेनियम क्या है आपका कि ये सेमीकंडक्टर है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ये कंडक्शन बैंड है ये, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है इसमें कि डायनमोमीटर टाइप के मीटर में कहता है कि करंट कॉइल होती है, तो वो किस तरह की करंट कॉइल होती है, ये चीजें जानना है, ठीक है। देखिए डायनमोमीटर की अगर बातें कर लेते हैं तो डायनमोमीटर में जो होती है वो करंट कॉइल किस तरह की कॉइल होती है, तो वो होती है फिक्स्ड कॉइल होती है। किसमें, फिक्स्ड कॉइल होती है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। डायनमोमीटर में, डायनमोमीटर टाइप में जो मीटर में जो करंट कॉइल होती है वो किस तरह की कॉइल होती है, फिक्स कॉइल होती है। 2 फिक्स कॉइल लगे होते हैं, इस तरह से करके ध्यान रखिएगा, 2 फिक्स कॉइल लगे होते हैं, फिक्स कॉइल डायनमोमीटर में। आपको हम दिखा देते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं, बता देते हैं। देखिए
ये डायनामोमीटर हो गया आपका पूरा, ये डायनामोमीटर हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें आपका जो होगा ये फिक्स कॉइल होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये फिक्स कॉइल हो गया, एक इधर हो गया और एक इस साइड में है। ये दोनों क्या होता है कि फिक्स कॉइल होता है। ये कितने होते हैं? तो 2 फिक्स कॉइल होते हैं। ये चीजें ध्यान लीजिएगा, नंबर अगर पूछ देगा तो आराम से बता दीजिएगा कि 2 फिक्स होते हैं। ये मूविंग होता है। ये क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जैसी उत्पन्न होता है इस कॉइल की वजह से, वैसे क्या करता है कि मूव करता है ये। और ये इंडिकेटर होता है जिससे ये इस पे क्या होता है कि स्केल होता है जिसपे लिखा होता है, चाहे जितना भी लिख देगा 5, 10, 15, 20 जितना भी लिख दे, वो एक क्या होता है कि इंडिकेशन होता है, ठीक है, जिससे आप आराम से पता कर सकते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये मूव करते रहता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि गोदाम वायरिंग, गोदाम में अगर वायरिंग होती है, चाहे घर में वायरिंग होती है, चाहे कहीं की बातें कर लेते हैं, वायरिंग की बातें कर रही है इसमें। तो वायरिंग में क्या है कि 4 गो लैंप आपको लगाना है। 4 गो लैंप लगाने के लिए कहता है कि नियंत्रण करने के लिए उस लैंप को अगर आपको कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए इसमें कहता है कि 2 वे, क्या कर रहा है? 2 वे, ध्यान रखिएगा ये चीजें, इसको ध्यान रखिएगा। 2 वे कहता है कि स्विच की आवश्यकता होगी, कितने 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी ये हमें जानना है। कितने लगानी है बल्ब? 4 लगानी है। और 2 वे स्विच कितने लगेंगे ये उस चारों बल्ब को जलाने के लिए, ये चीजें हमें जानना है, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि 4 बल्ब हैं, क्या है? 4 बल्ब हैं, तो आपको कितने स्विच चाहिए इसको जलाने के लिए? मान लीजिए कि आप जो है यहां से अगर पावर सप्लाई करते हैं, तो एक पावर सप्लाई करते हैं, ऐसे अगर स्विच में ले जाते हैं, जैसे कि एक स्विच हो गया यहाँ, एक स्विच हो गया यहाँ, एक स्विच हो गया यहाँ और एक स्विच हो गया यहाँ। ये सभी स्विच क्या है? ये जान लीजिए कि 2 वे है। 2 वे की तरह ये काम करते हैं। तो यहां से एक इसमें दीजिएगा आप, यहां से क्या कीजिएगा कि उठा करके जो है एगो बल्ब में दे दीजिएगा। और यहां से जो कनेक्शन होगा, यहां से जो कनेक्शन होगा यहाँ पूरा तक क्या आएगा, जिसमें से एक कनेक्शन इस बल्ब में दीजिएगा, एक कनेक्शन इसमें जो न्यूट्रल होता है उसमें इसमें दीजिएगा, ठीक है। फिर यहां से ये स्विच आगे जाता है ये, और यहां से क्या करते हैं कि आप एक इसमें देते हैं, ये जलना शुरू करता है। फिर यहां से आगे उठा करके यहां देते हैं, फिर यहां से यहां देते हैं, फिर आगे उठा करके यहां देते हैं आप, और यहां पे देते हैं, और यहीं से आगे क्या करते हैं कि देते हैं, ठीक है। यहां से जो होता है एक, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 2 वे की तरह काम करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें आप जो है चारों बल्ब के नहीं काम कर सकते हैं, ये आराम से जो है इसी स्विच से जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। दिखाते हैं आपको, जैसे बता देते हैं, देख लीजिए। इसमें ये स्विच हो गया, ये जो है 3 स्विच से क्या होता है कि इसमें काम चलता है, ठीक है। तो इसमें 3 ही स्विच से जो क्या करते हैं कि काम चला। जैसे ये चौथा स्विच है ये, तो ये स्विच 1 हो गया, ये स्विच 2 हो गया, ये स्विच 3 हो गया, ये स्विच 4 हो गया, ठीक है। तो इससे देख लीजिए आप जो है 2 वे है, ये क्या है कि 2 वे स्विच है। 2 वे स्विच का यूज किया जाता है कि दोनों डायरेक्शन में अपना 2 वे में काम करेगा। तो इसी से क्या होता है कि एक बल्ब ये भी जल रहा है, एक बल्ब ये भी जल रहा है, और इससे ये जल रहा है, और इससे ये जल रहा है। ये चौथा जो है खाली है स्पेयर के लिए, ठीक है, तो इसमें नहीं जल रहा है, ठीक है। तो ये मेन लाइन जो है यहाँ से क्या किया गया है कि सप्लाई किया गया है, ये न्यूट्रल वायर जो है इधर दिया गया। तो इसकी इस स्विच का क्या हो रहा है कि यूज नहीं किया जा रहा है। बाकी इस तीनों स्विच का क्या किया जा रहा है कि यूज किया जा रहा है। तो 3 स्विच से 4 बल्ब जो हम जला सकते हैं अगर 2 वे स्विच अगर मेरे पास में है तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर यह दे दिया है कि बिना भार संयोजित किए, कहता है कि ऊर्जा मीटर डिस्क घूर्णन करती है, तो इसकी त्रुटि क्या हो सकती है। मान लीजिए कि अगर जो है आप जो है कोई मान लीजिए कि इसमें बिना संयोजित है, कोई कनेक्शन नहीं किया हुआ है, अगर मीटर है, मीटर अगर मान लीजिए कि मीटर का डिस्क अगर घूम रहा है, जैसे कि ये मीटर हो गया, ठीक है, ये स्केल हो गया, स्केल पे आप जानते हैं कि लिखा होता ही है, यहां पे स्केल है, और ये क्या कर रहा है कि अगर घूम रहा है किसी वजह से, ठीक है, इस कंडीशन में, तो इसमें क्या होने की संभावना रहती है, क्या कौन सी त्रुटि होगी, ये चीजें जानना। देखिए, अगर लोड नहीं रहता है तो लोड नहीं रहता है, ये क्या होता है कि 0 पे होता है। अगर लोड अगर ना हो तो ये इंडिकेशन क्या होता है 0 पे। जैसे ही लोड बढ़ता है तो लोड बढ़ता है, तो लोड इस साइड आता है, तो लोड जो है इस साइड आता है, तो ये क्या करता है कि ये स्विच विक्षेपित होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर लोड है ये नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है कि ये स्विच विक्षेपित हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उसमें क्या त्रुटि हो सकता है। क्या फेज का त्रुटि होगा? फेज का त्रुटि नहीं होगा। फेज का त्रुटि होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि पावर ही नहीं आएगा, पहली नंबर बात है, तो इसका तो त्रुटि होगा नहीं। दूसरा क्रिम्पिंग कहता, क्रिम्पिंग की त्रुटि हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, मे भी। आगे देखिए, गति की त्रुटि हो सकता है, गति की त्रुटि नहीं होगा, ये गलत है। न घर्षण की त्रुटि होगा, होगा किसका, ये क्रिम्पिंग की ही त्रुटि होगी, जिसकी वजह से ये क्या है कि वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला नंबर देखिए, कहता है कि कोणीय वेग, कोणीय वेग की गणना करने के लिए कहता है कि सूत्र क्या सा कौन सा होता है। देखिए कोणीय वेग कहता है तो ये चीजें जान लीजिए कि कोणीय वेग है, वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी से आप आराम से पकड़ सकते हैं कि क्या है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो मीटर पर सेकेंड होता है ये आपका वेलोसिटी का, तो प्रति सेकेंड जिसमें होगा वही होगा, तो इसमें तो प्रति सेकेंड है नहीं, ऑप्शन आपका ये होगा क्योंकि ये प्रति सेकेंड इसमें दिया हुआ है। तो ये चीजें जान लीजिए। बाकी एंगुलर वेलोसिटी ये होता है, या रेडियन में हम क्या करते हैं कि कोण को मेजर करते हैं, तो ये रेडियन में 2 पाई रेडियन में क्या करते हैं कि हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर कहता है कि हाथों से हाथों में प्रवाहित होने वाली करंट को क्या कहा जाता है। अगर हाथ से किसी को, अगर मान लीजिए कि करंट पकड़ लिया, आपको करंट पकड़ लिया, फिर कोई आकर के और किसी को पकड़ लिया, सबको करंट क्या होगा कि फ्लो करता चला जाएगा। तो हाथों से हाथों क्या हो रहा है कि करंट को फ्लो हो रहा है, तो उस करंट को अगर लग रही है, उस करंट को हाथों से हाथों लगने वाली करंट को, हाथों से हाथों जो प्रवाहित होती है करंट, उसे क्या कहते हैं हमें ये जानना है। क्या लीकेज पोटेंशियल कहते हैं, या अर्थ पोटेंशियल कहते हैं, या टच पोटेंशियल कहते हैं, या स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। तो हाथों से हाथ हो रही है मतलब कि टच हो रही है, तो ये टच पोटेंशियल कहेंगे हम लोग। पोटेंशियल एक दूसरे के हाथ से क्या हो रहा है, टच होकर के जा रहा है, इसलिए टच पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, लीकेज पोटेंशियल नहीं होगा। ये क्या होता है कि बॉडी में अगर क्या होता है कि वोल्टेज अगर लीकेज हो रही है तो ये लीकेज पोटेंशियल होता है। ये क्या होता है कि अर्थिंग जो होता है, तो अर्थ में अगर लीकेज होता है तो अर्थ पोटेंशियल कहलाता है। स्टेप पोटेंशियल अलग होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि टच पोटेंशियल होगा। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर कहता है कि यदि ओम मीटर की बैटरी अगर मान लीजिए कि डिस्चार्ज हो जाता है, उस कंडीशन में क्या दिखाएगा, ये चीजें जानना है। ठीक है, देखिए एक चीज जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपका ये ओम मीटर है, ओम मीटर मतलब क्या है, रजिस्टर वाला मीटर है, रजिस्टेंस मीटर जो है, रजिस्टेंस मीटर होता है, क्योंकि रजिस्टेंस को ही हम लोग क्या करते हैं कि ओम में मेजर करते हैं। अगर मान लीजिए कि वो उसकी बैटरी डिस्चार्ज है, अगर मान लीजिए कि इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होगी दोस्त, उस कंडीशन में दो कंडीशन आपके पास में होगी। पहला ये चीज जान लीजिए कि लो रीडिंग दिखाएगा। क्या दिखाएगा, लो रीडिंग आपको दिखाएगा उसके डिस्प्ले पे। दूसरी चीज है, अगर मान लीजिए कि अगर लो रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, तो ये जान लीजिए कि ओवर ओएल दिखाता है। ओएल का मतलब होता है ओवरलोड। क्या होता है, ओवरलोड, ये दिखाना शुरू कर देता है। इसको ध्यान रखिएगा, दो रीडिंग आपको जो है इसमें दिखाएगा। तो ओवरलोड रीडिंग तो इसमें नहीं दिखाया गया है, हाई रीडिंग दिखा दिया, सही रीडिंग दिखा दिया, तो हाई रीडिंग नहीं मतलब क्या आएगा, ओएल करके आता है, मतलब कि ओवरलोड करके आता है। ये आपको लो रीडिंग दिखाएगा, जितना रेजिस्टेंस का जो है, मान लीजिए कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है, मेजर कर रहे, हो सकता है 2 ओम इसमें दिखाए, या अगर पूरी तरह से बैटरी डिस्चार्ज है तो ओएल दिखा करके बंद हो सकता है कि ओवरलोडिंग। ठीक है, तो वो लोड नहीं ले पाता है, इसलिए ओवरलोडिंग दिखाता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि करंट ट्रांसफार्मर यानी सिटी जो होती है सो उसका प्राइमरी में क्या होता है, ये चीजें जानना है। देखिए करंट ट्रांसफार्मर जो होता है उसका प्राइमरी में जो होता है वो क्या होता है, प्राइमरी का उसका वायर होता है वो जो होता है सेकेंडरी से थोड़ा सा मोटा होता है, प्राइमरी जो वायर होता है सो। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, प्राइमरी से मोटा होता है, पतले तार के अधिक जो होता है। ये प्राइमरी में मोटे तार के कुछ टर्न होते हैं, मोटे तार के अधिक टर्न्स होते हैं, पतले तार के कुछ टर्न होते हैं, नहीं मोटे तार के जो है टर्न्स होते हैं। ठीक है, तो मोटे तार के क्या होता है कि कुछ टर्न्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बताते हैं कि ये करंट जो है क्या होता है कि आपका ट्रांसफार्मर होता है, सिटी जो होता है सो। तो यहां से क्या होता है कि ये प्राइमरी होता है। ठीक है, ये प्राइमरी होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरह से प्राइमरी होता है, इस तरह से इसको, इस पे क्या होता है कि ये सेकेंडरी का ये क्वाइल जो है वायरिंग किया रहता है ये। ठीक है, ये तो ये सेकेंडरी होता है, और ये क्या होता है कि ये प्राइमरी होता है। तो प्राइमरी क्या होता है कि आपका जो है ये क्या होता है कि मोटा होता है। ये देखिएगा इसमें करंट क्या होता है कि यहीं से फ्लो करता है, प्राइमरी से ही तो करता है, इनपुट देते हैं हम लोग। ठीक है, आउटपुट यहां से क्या होता है कि यहां से कोई जो है अगर मेजर करने वाला चीजें है तो उसको यहाँ पे लगा दिया जाता है, जैसे कि आमीटर लगा दिया या वोल्ट मीटर लगा दिया। तो आमीटर वोल्ट मीटर लगा करके क्या करते हैं कि करंट वोल्टेज को हम यहाँ पे मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है, ये थोड़ा सा मोटा होता है प्राइमरी में, सेकेंडरी का कॉइल जो है पतला होता है। जैसे कि आप दिखा देते हैं आपको, ये देख लीजिए, ये आपका क्या है कि बिल्कुल करेक्ट है, ये डायग्राम ये देख सकते हैं। तो ये क्या है आपका, ये प्राइमरी है, ये क्या है, ये प्राइमरी है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं सो, और ये क्या है कि आपका कॉइल जो है ये दिया हुआ, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये जो है सो। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये प्राइमरी हो गया है,
जो इनपुट कहलाता है, यहीं से क्या करते हैं कि इनपुट हम लोग देते हैं और यहीं से क्या करते हैं कि आउटपुट लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि ये मीटर लगा हुआ है, ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तो यहां से क्या करते हैं कि करंट को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसी पे हम क्या करेंगे वोल्ट मीटर को लगा देंगे तो वोल्ट मीटर को मेजर कर लेंगे। ये जो वायरिंग होता है ये सेकेंडरी का, ये जो होता है प्राइमरी, उसके क्या होते हैं कि सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि 500 वाट का कहता है कि 30 मिनट स्टेटर जो है चालू रखने पर जो है कहता है कि कितनी ऊर्जा खपत होगी, ये चीजें जानना है। देखिए पहले नंबर पर ये चीजें जान लीजिए कि 500 वाट दे दिया है, इसमें 500 वाट दे दिया है, इसमें 30 मिनट तक के चालू करने पर जो है ऊर्जा कितनी खपत होगी। तो एनर्जी निकालने के लिए आप जो है आराम से फॉर्मूला निकालते हैं। एनर्जी के लिए क्या होता है, KWH होता है ये ऊर्जा के लिए। ठीक है, किलोवाट प्रति किलोवाट घंटा होता है। तो इसमें वाट जो दे दिया है ये 500 वाट दे दिया, कितना दे दिया है 500 वाट दे दिया है। अगर इसको आप मान लीजिए कि आप जो है किलो वाट में अगर ले जाइएगा, तो किलो वाट में ले जाने पे आप क्या कीजिएगा, इसमें 1000 से क्या कीजिएगा कि डिवाइड कीजिएगा, सीधी सी बात है। 1000 से जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1000 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट जो है ये 5 क्या हो जाएगा कि किलो वाट आ जाएगा। सीधी सी बात है, इतना वाट आ गया। अब दूसरी चीजें ये चीजें जान लीजिए कि कितना मिनट दे दिया है, टाइम दे दिया है ये। ठीक है, तो टाइम कितना कितना आपको दे दिया है, ये चीजें जान लीजिए। टाइम आपको दे दिया है 30 मिनट, 30 मिनट दे दिया है। 30 मिनट को आप क्या कीजिए कि आवर में ले जाइए, तो घंटा में ले जाइएगा, 60 से भाग कीजिएगा, कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा आवर, यही आ गया। अब यहां से इसका टोटल एनर्जी निकाल दीजिए, तो ये किलोवाट के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 0.5 रखेंगे, और गुने जो है आवर के जगह पर कितना लिखेंगे 0.5 आवर लिखेंगे। 0.5 इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या आ जाएगा 50-25 आ गया, 0.25 किलो वाट आवर। ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसमें आपका होगा ये, हाँ ये सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। 1-2 नंबर निकल आपके आएंगे एग्जाम में, तो उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि ज्यादा भारी आता नहीं है, इजी ही आएगा, ये चीजें जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि साइन वेव। साइन वेव का कहता है कि धनात्मक अधिकतम कब होता है। तो देखिए धनात्मक कहता है, पॉजिटिविटी कहता है, पॉजिटिव की बातें कर रहा है, ये चीजें जान लीजिए। पॉजिटिव जो है मैक्सिमम कब होगा, ये चीजें हमें जानना है। ये आपकी किसकी बात कर रही है, साइन वेव की। साइन वेव आपको पता है कि कैसे चलता है, तो साइन वेव आपको पता होना चाहिए कि ऐसे चलता है, ऐसे साइन वेव। ठीक है, तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, और यहाँ पे जो है 360 होता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, साइन वेव मैक्सिमम कब होगा, तो जब क्या होगा कि ये 90 डिग्री पे होगा, तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव की बातें होगी। यहाँ पे साइन वेव पे कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा क्या होगा कि इसका पॉजिटिव वेव होगा। अगर 0 की बातें कर लेता है तो 0 पे यहाँ पे होगा, 180 पे होगा, और जो है 360 पे होगा। नेगेटिव में सबसे मिनिमम कितना हो जाएगा, तो मिनिमम जो है 270 पे चला जाएगा, ये मिनिमम। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मिनिमम होता है, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। और यहाँ वो भी नेगेटिव में होता है, नेगेटिव मिनिमम होता है, और यह पॉजिटिव में क्या होता है कि मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या होगा कि 90 डिग्री होगा। दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए, जैसे कि ये आपका साइन वेव है, क्या है ये साइन वेव है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि ये देखिए, ये आपका क्या होगा कि सबसे ज्यादा ये पॉजिटिव पे क्या होगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगा ये। ठीक है, पॉजिटिव पे इसको ध्यान रखेगा। 180 पे जाएगा तो क्या होगा कि इसका 0 वैल्यू आएगा। नेगेटिव में कितना मान सबसे ज्यादा होगा, तो ये 270 पे होगा, ये नेगेटिव पे। ये मैक्सिमम कहिए या मिनिमम कहिए, सबसे मिनिमम जो है यहीं पे होता है। ये 180 पे जो है नेगेटिव मान जो है सबसे कम यहीं पे आता है। ठीक है, और ये आगे फिर जाइएगा 360 पे, फिर 0 हो जाएगा, फिर 90 चलेगा, फिर इसी तरह से चलता रहता है। तो एक वेव साइकिल यहाँ पे क्या होता है कि बनते चले जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है, क्या दे दिया है कि डीसी मशीन, क्या दे दिया है डीसी मशीन की बातें कर रहा है इसमें कि डीसी मशीन के कम्यूटेटर से डैश प्राप्त किया जाता है। तो डीसी मशीन से जो है क्या प्राप्त किया जाता है ये जाना है। देखिए डीसी मशीन के कम्यूटेटर से क्या प्राप्त किया जाता है, डीसी मशीन के कम्यूटेटर से दोस्त प्राप्त जो किया जाता है ये फुल वेव प्राप्त किया जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर। क्या फुल वेव रेक्टिफायर दिखा देते हैं आपको। ये कम्यूटेटर हो गया, देख लीजिए यहाँ पे ये कम्यूटेटर हो गया, यहाँ जो है सो ये। ठीक है, तो ये पूरी कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर है, ये चीजें जान लीजिए। यहीं से क्या होता है कि ये फुल वेव बनना शुरू होता है।
ये फुल वेव बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये फुल वेव क्या होता है कि उससे हमें कम्यूटेटर से प्राप्त होता है, ये चीजें जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया है कि डबल कैपेसिटर मोटर में, अगर डबल कैपेसिटर मोटर में कहता है कि 75% तक की अगर गति पड़े, क्या कहता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच अगर मान लीजिए कि आप नहीं हटा रहे हैं तो क्या होगा। देखिए अगर डबल कैपेसिटर वाले जो है, मान लीजिए कि मोटर है, अब 75% तक की उसकी स्पीड चली गई है, उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है अगर नहीं हटता है तो क्या होगा। देखिए नहीं हटेगा तो बहुत सारे कंडीशन होते हैं, ठीक है। पहले जान लीजिए कि ऑप्शन क्या है, उसके बाद आपको बताते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। देखिए अगर मान लीजिए कि डबल कैपेसिटर वाले मोटर है, 75% तक की अगर गति होता है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है दोस्त, उस कंडीशन में हो सकता है कि स्टार्टर की वाइंडिंग जो होगी वो जल जाएगी। क्या होगा, स्टार्टर की वाइंडिंग जल जाएगी। ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों जल जाएगी, थोड़ा सा ये चीजें जान लीजिए। पहली चीजें जान लीजिए कि 75% तक की अगर स्पीड पहुंचती है, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच अगर नहीं हटती है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं हटती है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती कैसे ये भी आपको हम दिखा देते हैं। चलिए पढ़िए बता ही देते हैं। देख लीजिए ये आपका क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। कहां पे है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये जो आप देख रहे हैं ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। यही क्या होता है कि 75% तक के, ये चीजें जान लीजिए कि अगर स्पीड हो जाती है तो स्पीड होते ही ये क्या हो जाता है कि डिस्कनेक्ट हो जाता है, यहां से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में बहुत सारे कंडीशन अप्लाई होते हैं। क्या क्या कंडीशन अप्लाई हो सकता है, तो ये चीजें जान लीजिए कि पहली नंबर की ये मशीन हीट होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीजें क्या कंडीशन हो सकती है, जब हीट होगी तो ये क्या होगा कि ये स्विच जल जाएगी। ये स्विच क्या होगा कि ये जल जाएगी, ठीक है, स्विच जल जाएगी। तीसरी नंबर चीजें क्या हो सकती है, तीसरी चीजें ये जान लीजिए कि ये जलेगी तो ही ये हीट भी हो जाएगी और इसकी स्पीड जो होगी वो रुक जाएगी। स्पीड क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, स्पीड स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन होते हैं। अगर मान लीजिए कि ये जो आपका मोटर है अगर रन करते हुए 75% तक की गति पे पहुंचते हुए अगर नहीं हटती है, ठीक है, तो आप जान लीजिए कि ये सब सारे कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए इसमें। नेक्स्ट नंबर ये चीजें दे दिया है इसमें कि बफर एम्पलीफायर गेन कितनी होती है ये जानना है, ठीक है। अब गेन का मतलब समझिए कि गेन कहने का मतलब क्या होता है। बफर एम्पलीफायर की अगर बातें कर लेते हैं तो गेन का मतलब क्या होता है, गेन कितनी होती है ये जानना है। देखिए गेन का मतलब होता है इसका आउटपुट। क्या होता है, आउटपुट। तो आउटपुट कितनी होती है ये चीजें हमें बताना है, ठीक है। ये आपका बफर एम्पलीफायर की बातें कर रहा है, तो बफर एम्पलीफायर में गेन यानी कि आउटपुट कितनी होती है ये जाना है। देखिए बफर एम्पलीफायर में आउटपुट जो होती है वो एक ही होती है। कितनी होती है, वो एक ही होती है। दिखा देते हैं, ये देख लीजिए ये हो गया इसका जो है, ये क्या है कि आपका इसको हम लोग जो है वोल्टेज फ्लोअर्स भी कहते हैं या बफर एम्पलीफायर भी कहते हैं, दोनों नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये चीज जान लीजिए कि इसकी आउटपुट जो होती है वो एक ही होती है। क्या होती है, आउटपुट एक ही होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये अर्थ है इधर से क्या होगा कि आउटपुट होती है, तो ये आउटपुट क्या होती है कि एक ही होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है आपको कि अल्टरनेटर कॉइल अगर कहता है कि पिच, अगर कहता है कि इसका पिच कितना दे दिया है 5/6 दे दिया है, तो वैद्युतिक की डिग्री में कहता है कि वाइंडिंग कितनी शॉर्ट पिच होगी ये जाना है। हमें शॉर्ट पिच का वैल्यू निकालना है कि कितनी होगी कितनी नहीं होगी, कितनी डिग्री पे होगी शॉर्ट पिच। बहुत अच्छा है। इसमें देख लीजिए पहला नंबर तो शॉर्ट पिच हमें निकालना है, तो शॉर्ट पिच हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। शॉर्ट पिच निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका आप इस्तेमाल करके आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगर शॉर्ट पिच आपको निकालना है, शॉर्ट पिच अगर निकालना है तो ये चीजें जान लीजिए कि आपको जो है पिच जितने भी दे दिया है पिच, ठीक है, ये क्वाइल पिच, ये क्वाइल पिच जितने भी दे दिया है उसका 180 डिग्री होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। आपका क्वाइल पिच दिया कितना है, 5/6 दे दिया है, तो ये 5/6 कीजिए और इसको 180 डिग्री रखिए। 180 डिग्री रखिएगा, 36 18 30 मरतबे कर दीजिए इसको। ये 5 × 30 डायरेक्ट कर दो, 5 × 15 150 डिग्री। कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे आराम से निकाल लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले नंबर देख लीजिए। कहता है कि डीसी मोटर है, डीसी मोटर में कहता है कि ये स्टार्टिंग के समय में उच्च धारा लेती है, क्यों।
ठीक है। देखिए जब आप डीसी मोटर को स्टार्ट करते हैं उस समय क्या करता है कि हाई करंट लेती है। हाई करंट लेती है, उसका कारण क्या होता है ये चीजें जानना है। देखिए हाई करंट इसलिए लेती है क्योंकि उस समय जो ईएमएफ जो होता है, बैक ईएमएफ, ये चीजें जान लीजिए कि जीरो होता है। क्या होता है? बैक ईएमएफ जीरो होता है। तो एक तो ये चीज हो गया कि आपका जो होता है बैक ईएमएफ जो होता है वो जीरो होता है। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि स्टार्टर का जो आपका रेजिस्टेंस होता है, किसका? स्टार्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है कि लो होता है। इसलिए क्या होता है कि जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते समय क्या होता है ये चीजें कि उस समय ज्यादा जो है क्या होता है कि करंट लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ये आर्मेचर, ठीक है, स्टार्टर बोले हैं कि आर्मेचर बोले हैं हम? आर्मेचर, हाँ, स्टार्टर नहीं कहिए इसको, आर्मेचर का रेजिस्टेंस का होता है ये। ठीक है, ये आर्मेचर, हाँ, आर्मेचर का रेजिस्टेंस उस समय लो होता है और बैक ईएमएफ जो होता है, बैक ईएमएफ को ईबी से हम लोग जो है क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ध्यान रखना है। तो बैक ईएमएफ क्या होता है कि जीरो होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, हाँ ये तो हो गया। अगले नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि एक ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कहता है कि कब होती है, जब इसमें से क्या होना चाहिए, जो मैक्सिमम इफिशियंसी होनी चाहिए ट्रांसफार्मर की। देखिए मैक्सिमम इफिशियंसी होने के लिए ट्रांसफार्मर की बहुत सारे कारण होते हैं। पहली कारण तो ये चीजें जान लीजिए कि क्या है क्या नहीं हो। पहले ऑप्शन पे चल लेते हैं कि ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा होगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि कॉपर लॉसेज जो होती है डिवाइडेड जो होता है आयरन लॉसेज, ठीक है, या कॉपर लॉसेज जो होती है वो आयरन लॉसेज के इक्वल में होती है। ये डिवाइड दे दिया है, कोई इश्यू नहीं है। देखिए इसमें आपको दिखा देते हैं कि कॉपर, ये लॉसेज, कॉपर लॉसेज जो होगी वो इक्वल टू क्या होगी कि आयरन लॉसेज होगी। क्या होगी? आयरन लॉसेज। ठीक है, अब मान लीजिए कि इधर उठा करके लेकर के आइएगा, इधर उठा करके लेकर के आइएगा इसको, देखिए क्या हो जाएगा, ये कॉपर लॉसेज आज डिवाइडेड क्या हो जाएगा आयरन लॉसेज। आयरन लॉसेज इक्वल टू क्या हो गया, ये यही चीज तो उसमें दे दिया है। ठीक है, तो ये हो सकता है, कोई नहीं घुमा के दे सकता है आपको, ये चीजें ध्यान रखिएगा। दूसरी नंबर जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होती है, तो जब मैक्सिमम लोड पे होता है। क्या होता है? मैक्सिमम लोड पे जब ट्रांसफार्मर होता है तो उसकी दक्षता अधिक होती है। कितनी दक्षता होती है उस समय, ये चीजें जान लीजिए। तो उसमें 90 से लेकर के 95% तक के क्या होती है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। ये चीजें पूछी जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि किस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच किसमें नहीं होता है, ये चीजें जानना है। ठीक है, देखिए जिसमें क्या होता है ना कि कैपेसिटर कभी लगाते हैं कभी हटा देते हैं या कैपेसिटर का यूज नहीं करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जिसमें परमानेंट का ये कैपेसिटर लगा हो उसमें क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते ही नहीं है, क्योंकि यही काम करता है ये कैपेसिटर, परमानेंट कैपेसिटर ही क्या करता है कि वोल्टेज करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है? वोल्टेज या कहिए करंट कंट्रोल करने का काम करता है। किसको? कंट्रोल। ठीक है, तो ये कंट्रोल करने का काम करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो होता है सो तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है कि सिंगल परमानेंट, ये क्या होता है कि कैपेसिटर होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो हमेशा क्या होता है कि परमानेंट लगा होता है इस पे। ये कैपेसिटर जो होता है सो ये परमानेंट लगा होता है, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में लगा होता है। ये चीजें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है इसमें कि एक जग पानी है। ठीक है, एक जग पानी है, पीने वाला पानी रखिए या कोई भी पानी रखिए, उसको गर्म करने के लिए क्या कहता है कि विद्युत ऊर्जा जो होती है वो 2 किलोवाट घंटा जो है आवश्यकता होती है उसकी। उसमें उष्मीय हानि जो होती है 18% होती है। तो इनपुट ऊर्जा जो होती है वो कितनी होगी ये हमें जानना है, मतलब कि इनपुट एनर्जी निकालना है। पहले नंबर पर जान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया क्या है। तो क्वेश्चन के अगर हिसाब से चल लेते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चल लेते हैं, तो दिया कितना है पहले ये चीजें जान लेते हैं। तो आवश्यक विद्युत ऊर्जा दे दिया है 2 किलोवाट, मतलब कि एक जग में जो पानी रखी हुई है उसको 2 किलोवाट की जरूरत है ऊर्जा की, उसको गर्म होने के लिए। ठीक है, तो ये आवश्यक दे दिया है, तो ये जान लीजिए। तो आवश्यक ऊर्जा जो दे दिया है वो कितना दे दिया है, 2 किलोवाट घंटा दे दिया है, 2 किलोवाट घंटा दे दिया। ठीक है,
पहली चीज ये जान लीजिए। दूसरी चीज क्या दे दिया गया है कि उसमें ऊर्जा हानि दे दिया है, मतलब लॉसेज दे दिया है, ठीक है। तो ये हानि आपकी दे दी गई है, कितनी दे दी गई है? 18%। कितनी? 18% दे दी गई है ये हानि, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? तो दोस्त हमें निकालना है इनपुट एनर्जी, कि इनपुट एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, ये चीजें हमें जानना है। बहुत अच्छा है दोस्त, आराम से हम निकाल सकते हैं कि इनपुट एनर्जी कितनी होती है। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं कि इनपुट एनर्जी होगी कितनी। देखिए 18% का कहने का मतलब क्या होता है? परसेंट को अगर मान लीजिए कि आप तोड़ भी देते हैं, 18% करने का क्या मतलब होता है? 18% को अगर तोड़ दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 100 से, कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा, यही आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। इतनी उसकी जो है लॉसेज होती है। अब ये चीज जान लीजिए कि हमें इनपुट एनर्जी निकालना है। तो इनपुट एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं? अगर मान लीजिए कि किसी भी चीज की अगर दे देगा इनपुट एनर्जी निकालने के लिए, तो यही कीजिएगा कि उसको कितनी जरूरत है, उसकी ऊर्जा को कितनी, मतलब कि उसके कितने वाट की है, उसकी कैपेसिटी क्या है, कितने लॉसेज हो रही है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इनपुट एनर्जी निकाल लेते हैं। तो इनपुट एनर्जी निकालने के लिए आराम से निकाल सकते हैं। इनपुट अगर एनर्जी आपको निकालना है तो इनपुट एनर्जी निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि जितने भी आवश्यक ऊर्जा होती है पहले तो वो ले लीजिए, ठीक है, जितने भी आवश्यक ऊर्जा है। तो इनपुट एनर्जी निकालने के लिए ये कीजिए कि आवश्यक ऊर्जा ये रख लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 1 माइनस हानि, जितने भी लॉसेज हो रही है उसको कीजिए, ठीक है। अब देखिए आवश्यक ऊर्जा कितना है आपका? तो 2 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, ये चीज जान लीजिए। और 1 माइनस ये हानि लॉसेज कितना आया है? तो ये आया है 0.18 आया है, यही आया है, हाँ वही आया है। अब इसको क्या कीजिए कि यहां से ये 2 बटे में घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 0.82 आई थिंक आ जाएगा, हाँ यही आएगा। और जब इसमें भाग दीजिएगा तो भाग देने पे आई थिंक आ जाएगा 2.23 के आसपास में लगभग जो है आपका ये एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो इतना जो है क्या होगा? किलोवाट एनर्जी क्या होगा कि इनपुट में चाहिए। इसमें से देख लीजिएगा ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कहता है कि किस मोटर की गति विशेष अन्य मोटर से भिन्न होती है, ठीक है। देखिए किसी भी इसमें दे दिया है कि किस मोटर की गति अन्य मोटर से भिन्न होती है, ये चीजें ना। देखिए इसमें होती है कैपेसिटर वाली मोटर। क्या होती है? कैपेसिटर वाली मोटर। कैपेसिटर वाली मोटर में क्या होती है कि यही क्या करता है कि स्पीड को कंट्रोल करता है या स्पीड को बढ़ाती है, कि जितनी उसकी जो है क्या होती है कि एनर्जी की जरूरत होती है उतनी कैपेसिटर जो है क्या करती है कि लिमिट में देती है और उसके बाद चलती है। लेकिन और सभी की अगर बात कर लेते हैं तो उस तरह की बातें नहीं होती है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कैपेसिटर मोटर, ठीक है। चलिए अच्छा तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे अभी फिलहाल में जो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा और उम्मीद किए होंगे कि आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होइएगा। अगर नहीं लिए हैं तो कोई इशू नहीं है, क्या कीजिएगा कि आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं पे क्या करेंगे कि आपको इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे और जाकर के क्या कीजिएगा कि पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, ज्वाइन हो जाएगा, वहीं पे ये पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, तो वो सभी टॉपिक जो है उसी पे जो है सेंड कर दिया गया है, तो जाकर के ज्वाइन हो ही जाइएगा। चलिए फिलहाल अब अगले दिन फिर लेकर के आएंगे आपके लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं एएलपी सीबीटी 2 के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जो भी टॉपिक में है मटेरियल उसको लेकर के आएंगे। बने रहिएगा, जो लोग नए हैं जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि काफी बेनिफिट करेगा आपको एएलपी सीबीटी के एग्जाम में, ध्यान रखिए ये चीजें। चलिए फिलहाल दोस्त हमें इजाजत दीजिए क्योंकि फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।